ओके, क्लास 12th के पॉलिटी का हम इंडियंस फॉरेन पॉलिसी चैप्टर को आज हम देखेंगे। और इस चैप्टर से पहले अभी तक हमने क्या देख रखा है अपनी बुक में कि इंडिया में कौन कौन से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी। हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स में अभी देखा है कि इंडिया में जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, है ना। और क्या इंटरनल डिस्प्यूट्स और दिक्कतें चल रही थी, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमने देखने की कोशिश की है। इस चैप्टर में हम इंडिया इंटरनल की जगह एक्सटर्नल रिलेशंस को भी इंटरनली मतलब सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि इंटरनल क्या इश्यूज थे और इंटरनल के साथ एक्सटर्नल क्या थे, और मेनली एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस चल रहे थे उस टाइम पे, उनको हम देखेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्टली 1950s के बाद के टाइम रहेंगे और उन्हीं टाइम के बारे में हम ज़्यादातर इसमें देखेंगे पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर में मेनली जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान के इश्यूज रहे हैं, इंडिया के साथ चाइना के इश्यूज रहे हैं, इंडिया के साथ यूएस के, यूएसएसआर, इन सब के साथ कैसे रिलेशंस थे, इश्यूज की जगह इनके बीच में कैसे रिलेशंस थे, इन सारे बारे बारे बातों में हम उस टाइम के डिस्कशन करेंगे। तो मेनली हमारा जिन फैक्टर्स पे डिस्कशन होगा चैप्टर में, वो फैक्टर्स आपको यहाँ बता रखा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो फैक्टर है पहला कि द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट दैट शेप इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसपे जो एक्सटर्नल रिलेशन था वो डिपेंड कर रहा था। तो स्टार्टिंग ये देखेंगे। फिर देखेंगे ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी के ऑपरेशंस देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें थे, प्रिंसिपल्स थे जिसको इन लोगों ने फॉलो करा। फिर हम चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस देखेंगे और उसके बाद से एट द एंड देखेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसीज, है ना। तो इन सारी चीज़ों को चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और आएंगी, जैसे इसमें सिर्फ इंडिया का चाइना पाकिस्तान के साथ लिखा है, लेकिन यूएस के साथ और कंट्रीज के साथ भी बहुत सारे और रिलेशंस को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है ये, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, है ना। तो इसमें देखो क्या है एग्जैक्टली कि हम बात करते हैं स्टार्टिंग में इंडिया को ये फील हुआ कि हम लोगों ने को जो पॉलिसीज है वो अपने साथ साथ इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल कंट्री के मेंबर्स के साथ भी हमें बनाए रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बताता है कि जब ब्रिटिश यहाँ से पार्टीशन करके गए थे तो उन्होंने अपने पीछे हमारे ऊपर कई तरह के प्रेशर्स छोड़ रखे थे, है ना। कई तरह के प्रेशर्स, कई तरह की पॉवर्टीज वगैरह से इंडिया उस समय गुजर रहा था। तो कई सारे एक के बाद एक चैलेंजेस उसके पास बने हुए थे, है ना। तो पॉवर्टी थी, एलिवेशन थे, कई सारी और चीज़ें थी जिसके ऊपर इंडिया को वर्क करना था। उसके साथ साथ वो जो एरा चल रहा था, वो एरा इस चीज़ का चल रहा था कि कई सारी कंट्रीज थी वो डोमिनियन से फ्री खुद को पा रही थी, वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी, वो खुद के रूल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ वो बढ़ रही थी। तो ऐसे में कई सारे चेंजेस थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे थे। तो the developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system। उस समय दिक्कत एग्जैक्टली यही आ रही थी जो ये लाइन लिखी हुई है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडिया के अपने उसमें भी उनको चैलेंजेस हो रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एक बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे थे, क्योंकि कई सारे कंट्रीज थी वो स्पेशली दो लोगों के अलाइज में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था हमारा वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी बात है। दो क्लियर कैंप्स थे। ये कौन कौन से थे कि यूनाइटेड स्टेट्स का माना जा रहा था, जो जिसको वेस्टर्न लाइज कह रहे थे, और एक माना जा रहा था सोवियत संघ का, है ना। तो बेसिकली दो मेजर पावर माने जा रहे थे और लोग को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इन दोनों के किसी एक छत्र छाया में ये आ जाएंगे, है ना। तो इसके साथ साथ हम ये चीजें बाकी पिछले चैप्टर में कुछ चीजें इसके बारे में पढ़े भी हैं। इसमें इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, है ना। इसके बारे में अभी हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हालांकि उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और वर्सेस चल रहा था यूएसए, लेकिन इसे कहा गया था कोल्ड वॉर। इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया था, कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया था क्योंकि एक वॉर होता है जिसमें डायरेक्टली पता चलता है कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, इनकी आर्मीज, नेवी या डिफेंस फोर्सेस आपस में झगड़े कर रहे हैं, कुछ एक्शंस हो रही हैं, कुछ लॉस हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को डायरेक्टली मिलती थी। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा था, है ना। कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि वॉर ऐसा डिक्लेयर्ड नहीं था, लेकिन ऐसा था कि सारी कंट्रीज से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था वो या तो यूएसए की तरफ जाए और डेमोक्रेसी को फॉलो करे, तो या फिर सोवियत संघ के साथ चले जाए। इन लोगों के आपस में बहुत सारे चीज़ों पे लेकर के एक के बाद
हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम इसमें सबसे फेमस पाते हैं, जो इस चैप्टर में नहीं है, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसमें एक्सपेक्टेशन लोगों से ये थी बाकी कंट्रीज से कि वो किसी एक कंट्री की तरफ आए। तो इंडिया का क्या था, इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसीज। तो अभी अभी इंडिया को फ्रीडम मिला था और फॉरेन पॉलिसीज बना रही थी। तो इंडिया ने देख रखा था कि दो पार्ट में पूरा जो है ये वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन इंडिया क्या था कि इंडिया इन दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहती थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि फिर से किसी का डोमिनियन रहे, किसी के अंडर में कोई काम करे, और वो एक की जगह पे वो चाहते थे कि सभी का अपना अपना प्रभुत्व हो, अपना अपना पावर हो सभी के पास, है ना। तो ये बोल रहा है कि इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट का। ये अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉलिसी जो इंडिया ने फॉलो करी, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया किसके साथ गया, यूएसएसआर यूएसए के साथ, किसके साथ गया, या नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया। तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि इसमें बताया गया कि द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज एन आइसोलेटेड प्रोसेस। इट वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism and imperialism. It influenced the liberation movement of many Asian and African countries. Prior to India's independence, there were contacts between the national leaders of India and those of the other colonies, united as they were in the common struggle अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो ये बता रहा है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले कई सारे कंट्रीज थे जो मतलब डोमिनियंस के अंदर थे, और फिर जब एक के बाद दूसरे हर जगह पे ऐसा स्टार्ट हो गया कि भाई अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के थ्रू अगेंस्ट स्ट्रगल लोगों ने करा और आज़ादी पाई। तो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी माना जाता है बनाया था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया था, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली दिखाने की कोशिश की थी कि लिंकेजेस एस्टेब्लिश बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। पहली जो फॉरेन डिप्लोमेसी थी वो इस चीज को मानी जाती है, जो प्योरली इंडियन थी, कि इंडिया ने कई सारे बाहरी कंट्रीज से क्या है कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपस में क्या है ना कि संधि वगैरह की थी, एक साथ मिलजुल करके उन लोगों ने काम किया था। तो यहाँ बता रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज एक तरीके से मानी जाती है कि वहां से स्टार्ट हुआ इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने है ना स्टैब्लिश यहाँ पे करी थी। तो अब ये कहते हैं कि अब हमारा यहाँ है कि जो पूरा वर्ल्ड था, क्योंकि हमने देखा कि यूएस और यूएसएसआर दो सुपर पावर के बीच में डिवाइडेड था, तो वही पीरियड बता रहा है कि सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन। वो टाइम माना जाता है जब यूएन डेवलप हुआ, द क्रिएशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। सभी कंट्रीज के पास देखो 45 में मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी दो पार्ट्स में, जिसके कई सारे ऐसे ना टर्न्स माने जाते हैं, जिसमें आपको ये जो कंट्रीज थी हमारी, ये फ्रेंड कंट्रीज थी यूएस की और ब्रिटेन की, ये सारी कंट्रीज को उसमें है ना जीत मिली। और दूसरी तरफ ये यूएस ब्रिटेन ये सारी कंट्रीज थी, और एक तरफ हमारी थी जर्मनी, है ना। जर्मनी के साथ हमने देखा कि जापान था, है ना। तो कई सारी और कंट्रीज थी, तो मेनली इन कंट्रीज को माना जाता था। अब हुआ क्या एंड टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रखा था कि जब न्यूक्लियर वेपन पे सारी बात आकर के रुक गई थी, यहाँ हमारे जर्मनी और जापान की तरफ, है ना। आपने सुना होगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का होता है। तो हाइजेनबर्ग आपने नाम जरूर सुना होगा, ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ये हमारे किस तरफ थे, जर्मनी की साइड थे, और यूएस के साइड कई सारे है ना बड़े बड़े आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे है ना लीडर्स थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे थे साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर वेपन पे काम करे, तो इधर हाइजेनबर्ग के अंडर में, लेकिन इनके पास थोड़े से कम ऐसे साइंटिस्ट थे। तो ये था कि जो कंट्री पहले न्यूक्लियर वेपन बना लेगी, ऑब्वियसली वो दूसरे पर अटैक कर देगी, और अटैक कर देगी तो अपनी बात वो मनवा लेगी और इस तरीके से वो जीत जाएगी। तो ऐसा करने में यूएस जो है वो सक्षम हुआ, और इसने पहले क्या करा कि अटैक कर दिया किसके ऊपर, जापान के ऊपर, जो हम सभी को पता है ना। जापान के ऊपर अटैक किया और वहां से एक तरीके से पूरा डिसीजन विक्ट्री इनको मिली, है ना। तो उस समय न्यूक्लियर वेपन्स भी बन रहे थे कई सारे, है ना। कम्युनिस्ट चाइना का भी वो डेवलपमेंट हो रहा था उस समय पे, और डीकोलोनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में उस समय चल रहा था, है ना। तो इंडिया उन सारी चीज़ों को देख रही थी, और इसमें क्या है कि सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। तो इंडिया में जो अपने इश्यूज चलते थे, जैसे उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी हो रखी थी, है ना। बहुत सारे और चैलेंजेस को हमें ना ओवरकम करना था। पॉलिटिकल जो हमारे वो थोड़ी सी इम्बैलेंस चीज़ें थी, उन चीज़ों को ओवरकम करना था। तो उसमें इंडिया अब अपना इंटरेस्ट करने लगा, अपना ढूंढने लगा, और अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश किया, ताकि इंटरनेशनल कंटेक्ट मतलब इंटरनेशनल सारे कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखने के साथ।
अब इसमें बात होती है आगे कि नेहरू जी का उसमें क्या रोल था। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या रोल अपना इसमें दिखाया और क्या उनका कंट्रीब्यूशंस रहा। तो बताते हैं कि देखिए ये प्राइम मिनिस्टर थे स्टार्टिंग, और ये सबसे मतलब लंबे रहने वाले प्राइम मिनिस्टर कई समय तक रहे, और अंतिम में 1964 में जब इनकी डेथ हुई तब जा करके, है ना, ये उससे हटे थे ये। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ-साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो फॉरेन रिलेशंस के जो डिसीजंस थे वो लिया करते थे 1946 से 1964 तक, ये सारे फॉरेन पॉलिसीज इंडिया के लिए। जिसमें बताया जाता है कि 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू के फॉरेन पॉलिसीज के, जो आपको लिखना होता है जनरली, है ना? इसमें बता रहा है कि यहाँ पे वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेंटी। पहली बात है कि भैया हमें क्या है कि जो हमने बहुत ही मुश्किल से सॉवरेंटी पाई है, उसको बचा करके रखना है। दूसरा है प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, हमारी इंटीग्रिटी को बचा के रखना था। और तीसरा प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गरीबी वगैरह हो रखी थी, तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें उसमें प्रमोशंस करने थे उसके, है ना, उसे बढ़ाना था। तो ये 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, ये नेहरू जी अपने पॉलिसीज़ में लेकर के, फॉरेन पॉलिसीज़ में लेकर के चल रहे थे। तो ये बता रहा है कि नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्टडी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस, बिकॉज़ लोग सोच रहे थे यूएस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यूएस जो थी वो प्रो डेमोक्रेसी थी। इंडिया अभी तक डेमोक्रेसी के लिए क्या है, फाइट करता रहा। यूएस जो थी वो प्रो डेमोक्रेसी थी, वो डेमोक्रेसी के मानने वाले जितने कंट्रीज थे वो सारे यूएस की तरफ आ रहे थे। इसलिए लोगों ने ये भी सोचा कि इंडिया को यूएसएसआर और यूएसए में, मतलब यूएस में, यूएस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या अपनाया, तो मैंने बताया आपको, इंडिया ने अपनाया नॉन अलाइनमेंट, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट के रूल को उसने अपनाया था। और इससे क्या है कि बाद में थोड़ा सा यूएस जो है ना, वो इनसे काफ़ी खफा हो गया था। तो इंडिया और यूएस का रिलेशंस भी थोड़ा सा उस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, है ना। तो जब इंडिया ने इन दोनों से डिस्टेंस किया, तो देखते हैं कि क्या उसका इफेक्ट हुआ। द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, independent India vigorously pursued that the dream of peaceful world of advocating policy of non-alignment by reducing Cold War tensions by contributing human resource to UN peacekeeping operations। इन्होंने, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को लिया, क्योंकि किसी की भी मतलब दो, मतलब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमेशा दोनों में झगड़ा ही होते रहेगा, ऑब्वियसली ये बात है। तो इन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश की, कोल्ड वॉर टेंशन को कम करने की कोशिश की, और यूएन पीस कीपिंग में तो इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाया था उसमें, है ना। इंडियन एयर फोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल अपनाया था। तो ये कह रहा है कि यू माइट आस्क व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द टू कैंपेन्स ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other। ऐसा बता रहे हैं कि जो यूएस था वो क्या चलाता था, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, और सोवियत जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉर्सो पैक्ट चलाती थी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग, मतलब ये जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन थी या कंट्रीज थी, ये चला रही थी। तो ऑब्वियसली इन सबके अपने मिलिट्री अलायंसेस होंगे। इंडिया नहीं चाहता था कि इनमें से किसी के भी अंडर में आए, क्योंकि कई सारे थ्रेट थे। पहले भाई ऐसा भी हुआ था कि जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने मतलब एक तरह का अलायंस ही किया था इंडियंस के साथ में, फिर उसके बाद से इंडिया को पूरी तरीके से ना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे भी कई सारे थ्रेट थे, क्योंकि अभी अभी हमने आज़ादी पाई थी। तो इंडिया ने ये सोचा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। इवन इंडिया ने अपने रिलेशंस चाइना के साथ बढ़ाए थे, क्योंकि चाइना एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री के तरीके से इमर्ज हो रहा था, और इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री के तरीके से इमर्ज हो रहा था। और दोनों ने नियरली सेम टाइम ड्यूरेशन के आसपास, या सेम टाइम पीरियड पे ही उन लोगों ने आज़ादी पाई थी। तो ये यूएसए के साथ, सॉरी, चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, और वो चाह रहा था कि इस तरीके से सबका मतलब मोनोपोली ना हो, सभी के पास अपने पावर हो। तो ये बता रहा है कि 1956 में हुआ क्या, व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द सुएज कैनाल क्राइसिस। यहाँ ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पे, और कई सारी कंट्रीज, मतलब यूएस और यूएसएसआर वगैरह की भी इन्वॉल्वमेंट उसमें देखी गई थी। हुआ क्या था कि इजिप्ट ने क्या किया था, जो सुएज कैनाल था, है ना, उस पे जो पीरियड खत्म होने वाला था उससे पहले ही उन लोगों ने उस पे ब्रिज, मतलब उस पे वो नेशनलाइज कर दिया था, जिससे इन लोगों को कुछ टैक्सेस वगैरह मिले, है ना। तो इसके ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया था, इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था। तो इंडिया ने वहां पे क्या किया था, एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया था इस चीज की, नॉन कॉलोनियल कॉलोनियल इन्वेजन के ऊपर, कि ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना चाहिए।
इवन बस ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन के साथ इसराइल और भी कुछ कंट्रीज थी जिन लोगों ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन अल्टीमेटली इजिप्ट को ही, मतलब अब इजिप्ट की बात मानी गई और इजिप्ट को ऊपर रखा गया था। तो ये बात वहाँ ये आती है कि इंडिया ने उस टाइम पे तो ब्रिटेन के को मतलब प्रोटेस्ट किया था, बट उसी साल जो यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, सॉरी अटैक किया था, तो उस पे इंडिया ने कुछ भी ज़्यादा, है ना, वो कंडेम नहीं किया उस पे, बहुत ज़्यादा इनका मतलब ऐसी बात नहीं कही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी चीज़ें नहीं कही इंडिया ने। तो बोल रहा है डिस्पाइट सच अ सिचुएशन बाय एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज, could get aid and assistance from members of both the blocks। ये बता रहा है कि यही चीजें ये बताती है कि इंडिया किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था। इनको जब मन करता था, इंडिया इंडिया को लगता था कि यहाँ पे इस कंट्रीज के साथ जाना चाहिए, जैसा हमने देखा सुएज कैनाल क्राइसिस में, इश्यूज में, तो इंडिया ने उसका कंडेमनेशन भी किया। और जहाँ पे उन्हें नहीं लगता था उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के कोई काम नहीं किया। तो इंडिया उस समय टोटल नॉन अलाइनमेंट पे चल रहा था, टोटल फ्री अपने आइडियाज रख रहा था। इसके कारण से हुआ क्या कि यूएस जो था वो बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था और यूएस को भी लग रहा था यूएस के साथ आएंगे, लेकिन इन्होंने नॉन अलाइनमेंट किया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी इसलिए इस चीज़ के लिए किया। तो इंडिया का जो यूएस के साथ 1950 के आगे है, वो थोड़ा सा रिलेशन ना बड़ा अच्छा सा रहा नहीं, और यूएस इस तरीके से ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। इवन हम जो अपने वर्ल्ड वॉर देखते हैं, उन समय भी हमें देखने को मिला, सॉरी वर्ल्ड वॉर नहीं, वॉर में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ हुए, चाइना वगैरह के साथ हुए, तो उसमें भी देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट यूएस से हमें मिला नहीं, है ना। इवन 1999 में भी जो और वॉर वगैरह हुए थे, कारगिल के वॉर, उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला नहीं। तो रिलेशंस वहाँ से बिगड़ते गए थे इंडिया और यूएस के। अब एफ्रो एशियन यूनिटी आ रही है। एफ्रो मतलब अफ्रीका के जगहों की बात होगी और एशिया की बात होगी, तो इनकी यूनिटी की बात आ रही है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। Yet given its size, location and power potential, Nehru investigate a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contact between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout the 1940s to 50s, Nehru had been ardent advocate of Asian unity. Under his leadership, India convened Asian Relationship Conference in 1947. 5 months ahead of attaining its independence, India made earnest effort for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial। ये बोल रहा है कि जैसे इंडिया ने आज़ादी पाई, इंडिया ने भी कोशिश किया कि बाकी जो कॉलोनियलिज्म के अंडर चल रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया था, उस वो डच के अंदर था, तो उससे उसे आज़ादी दिलाने की पूरी कोशिश की। India was a strong supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa। सिंस इंडिया कोलोनिज्म के अंडर था, तो उसे ये पता था कि कितनी दिक्कतें होती हैं, इसलिए जैसे ही उसने आज़ादी पाई, उसके साथ साथ सभी को ही कोशिश किया कि सपोर्ट करने के लिए कि डी कोलोनाइजेशन वहाँ पे हो। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations. The Bandung Conference later led to the establishment of the NAM. The first summit of NAM was held in the Belgrade in September 1961. Nehru was co-founder of NAM। जब NAM का फाउंडेशन हुआ तो नेहरू जी जो थे उसके को फाउंडर उसको माना गया और 1961 में इसका, है ना, फाउंडेशन रखा गया। इस पैसेज से सिर्फ इतना ये दिखाना चाह रहा था कि अफ्रीका और एशिया, स्पेशली इंडिया, किस तरीके से सभी को मदद करने की कोशिश कर रहा था और रिलेशन सभी के साथ एक अच्छे बनते जा रहे थे। लेकिन एक अच्छा रिलेशन के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसके साथ रिलेशन अब बुरे होने वाले थे। यानी हम सभी ने देखा है कि इंडिया का 19 तीन मेन वॉर माने जाते हैं। एक माना गया 62 में जो चाइना के साथ हुआ, एक माना गया 65 में और एक माना गया 71 में। इन दोनों में तो इंडिया को जीत मिली थी, इसमें जो है वो थोड़ा सा इंडिया को एक हार मिली थी, क्योंकि इनके प्लानिंग स्ट्रेटजीज उतने अच्छे नहीं थे। तो जब 62 में इनको हार मिली थी, उसके बाद ही इन लोगों ने अपने आर्मी और बाकी मिलिट्री फोर्सेस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और 65 और 71 कंटिन्यूसली देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जीत मिली थी, जबकि कई सारी कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट में थी। तो बता रहा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका चल रहा है कि चाइना के साथ, क्योंकि ये करंट इश्यूज में चल रही हैं, चाइना के साथ इश्यूज हैं क्या, कब तब क्या थी, और किसके कारण से ये 62 वाला वॉर हुआ, और तब से कैसा कैसा रिलेशन है, इसके बारे में हम इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ बताया जाता है कि इंडिया स्टार्टिंग में क्या था कि जो वो नेहरू जी थे, मैंने जैसा बताया कि वो एक अच्छा रिलेशन बनाने के तरफ में थे। चाइना के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग
नेबर अपना बनाना चाहते थे और चाहते थे कि इनके साथ ही मतलब हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन जो इनके कलीग थे वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये समझ रहे थे कि चाइना जो है वो एग्रेशन है नेचर में, और आगे भी चल के इसका मतलब ये इंडिया के खिलाफ कुछ एग्रेशन लेने वाला है। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया और कोशिश हमेशा की गई कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सके। कई सारी चीज़ें थी जो उस समय दिखा रही थी कि हाँ, ये लोग फ्यूचर में चल कर के कुछ ना कुछ बड़ा डिसीज़न या अग्रेसिव डिसीज़न ले सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा था कि जनरली बॉर्डर्स पे आर्मी होती है, लेकिन चाइना ने अपने बॉर्डर पे हमेशा-हमेशा पैरामिलिट्री फोर्सेस रखा। ये स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस होती हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा है ना फाइट और इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन्ड होती हैं, स्पेशली ट्रेन्ड होती हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रही थी। अब इसके आगे बताता है कि लेकिन इंडिया द जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है द जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील, जिसे 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी कहते हैं। पंचशील जैसा नाम कहता है, 5 इसमें रहेंगे। 5 बातें थी जिसपे इंडिया और चाइना ने आपस में समझौता किया था और साइन वगैरह ट्रीटी वगैरह की थी, है ना। अब ये हुआ क्या, 1954 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और चाइनीज प्रीमियर जो इन लाई, है ना, इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को ये दोनों के बीच में एक ट्रीटी थी, उसको इन्होंने माना। बात इसमें क्या थी कि इनमें करीबन 5 पॉइंट्स थी। 5 पॉइंट्स को है ना जनरल वो मतलब सिंपल 5 पॉइंट्स ऐसे थे कि हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम पीसफुल तरीके से चलेंगे, किसी और को मतलब हमने हस्तक्षेप नहीं करने देना है, ये सारे करके है ना 5 बातें थी इसमें। 2 आपकी बुक में नहीं दी गई है तो इसको मैं लंबा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ये चीजें थी कि भाई आपका जो इंटरनल मैटर है उस पर हम मेन बात जो थी वो ये थी कि आपका जो चाइना का जो अपना इंटरनल मैटर है उसमें इंडिया हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इंडिया का जो इंटरनल मैटर है उसमें चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा इस चाइना ने उठाया, और उस आपको पता है कि पहले तिब्बत जो था, है ना, वो चाइना से अलग था, एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था। लेकिन बाद में चाइना ने ये क्लेम करते हुए कि तिब्बत हमारा ही है, वो उसके ऊपर ना इन्होंने क्या करा कि अपने ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करा। जब कंट्रोल लेना स्टार्ट किया था, आपको बहुत ही फेमस नाम पता है दलाई लामा जी, वो अभी भी इंडिया में ही है। तो उस समय काफ़ी यंग थे और वो इंडिया फिर वापस आ गए थे, और कई सारे लोग चाइना, या चाइना कहने की बजाय तिब्बत, अभी भी जो उत्तराखंड के बैक साइड में जो बॉर्डर है उसे आईटीबीपी कहते हैं, है ना, तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर कहते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या है कि जो तिब्बत थी, तिब्बत में जब चाइना क्या कर रहा था, कंट्रोल ले रहा था, तो इंडिया कि नेहरू जी ने उस समय पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा कुछ कहा नहीं उसके पीछे, क्योंकि उनको यही पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था ऊपर, उसमें ये बात थी कि आप मतलब चाइना के इंटरनल मामलों में नहीं बोलोगे, और चाइना हमारे इंटरनल मामलों में नहीं बोलेगा। साथ ही साथ तिब्बत एक अलग कंट्री थी, बार बार वो अपोज करती थी कि मतलब हमारे ऊपर क्लेम चाइना का नहीं है, ये चीज़ नहीं मानना चाहते थे। लेकिन यहाँ बता रहा है कि through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity sovereignty, India conceded, है ना, conceded मतलब होता है कि शुरू में मत मानना लेकिन बाद में उस चीज को मान लेना, है ना। तो कंसीडर चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत, तो चाइना का क्लेम तिब्बत के ऊपर माना। अब देखो कोई भी कंट्री, जैसे मान लो एक नई कंट्री कोई बन रही है, तो वो नई कंट्री ऐसा नहीं है कि वो नई खड़ा हुई और आपसे कह दिया कि मैं एक नई कंट्री हूँ। इसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है। कुछ कंट्रीज हैं अगर उसे रिकॉग्नाइज अलग तरीके से कर रही हैं तभी उसे एक अलग कंट्री माना जाएगा। इसी तरीके से तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया, इसको इंडिया ने उस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया था। इससे हुआ क्या कि तिब्बत को और लोगों ने भी चाइना का पार्ट मानना स्टार्ट कर दिया, और एक तरीके से चाइना का पार्ट ही हो गया। बहुत बड़ी बात थी कि तिब्बत जो था वो इंडिया में, इंडिया यहाँ है और चाइना यहाँ है, उसके बीच में एक बैरियर था। कोई भी ऐसा दिक्कत आनी होती है, इधर से इधर आएगी या इधर से इधर आएगी, तो एक बैरियर के तरीके से यहाँ काम करता था। ये एक फायदा था इंडिया के लिए और चाइना के लिए भी। लेकिन हमेशा चाइना का एग्रेसिव नेचर रहा, तो उन्होंने तिब्बत को ऑक्युपाई किया। शुरुआत में क्या हुआ कि इन लोगों ने मान लिया, नेहरू जी ने उसे मतलब मान लिया कि भाई तिब्बत उनका ही पार्ट है, क्योंकि ऐसा कहा गया, चाइना ने कहा था कि सबसे अच्छा कंट्रोल, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो आज तक चाइना के किसी भी उसमें मिला है उससे ज़्यादा तिब्बत को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ कही गई थी। लेकिन बाद में जब देखा उन्होंने कि दलाई लामा और कई सारे लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं, शिमला वगैरह और हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके बाद से कई सारा देखा कि वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट हो रही है, तो इंडिया ने उसका अपोज करना एक के बाद एक स्टार्ट किया, है ना। तो इसमें इंडिया मतलब चाइना को वहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई और उसके आगे से अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते गया।
ये कुछ न्यूज़पेपर के एडिटिंग्स है उस टाइम के, है ना, 1962 के पहले के, है ना। उसके बाद किस किस तरह की चीज़ें हुई उसमें हम देखते हैं। ये एक नाम दे रहा है कि वी के मेनन। अभी हम देखेंगे कि 1962 का ना एक वॉर वगैरह होता है, उसके बाद से उस टाइम पे रिजाइंड आफ्टर इंडिया चाइना वॉर 1962। 1962 के वॉर के बाद ये क्या कर देते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं। इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये बड़े ही क्लोज थे जवाहरलाल नेहरू जी के। यहाँ है कि अब इंडिया, वो चाइना ने इन्वेड किया किस पे, इंडिया पे 1962। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई और ऐसी चीजें हर बार चलती थी। लेकिन मेन कन्फ्लिक्ट जो मतलब मेन इशू जो चाइना को लगा वो ये लगा कि चाइना तिब्बत पे एनेक्स कर रहा था और चाइना मान रहा था कि ये हमारे इंटरनल चीज़ों का मामला है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ गलत कर रही है, तो चाइना अब उन लोगों पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही है और ये एक सही पॉलिसी है नहीं, तो उसका अपोज करना स्टार्ट किया। तो फिर चाइना चाइना ने ये माना कि चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई। इन्होंने कहा कि इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वाज अ मैटर सेटल्ड इन द कॉलोनियल टाइम। यहाँ पे दो इश्यूज मेनली बता रहा है कि दो इश्यूज मेनली थी जो इन लोगों को लगा और मतलब इस डिस्प्यूट को और बढ़ाती गई। पहला क्या था, पहला ये था कि जो अब इंडिया बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, जो तिब्बत पे चाइना कर रही थी, एट्रोसिटीज कर रही थी, उस पे इंडिया अब हस्तक्षेप बार बार इंटरवीन कर रहा था। तो चाइना को ये चीज लगा गलत कि आप मेरे इंटरनल मामलों में क्यों बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं और क्यों बार बार उस पर, है ना, अनईज क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला इशू इन्होंने ये लेकर के चलना स्टार्ट किया कि ये हमारे अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे आई कि चाइना और इंडिया के बीच में जब ब्रिटिशर्स गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा, देखो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब कॉलोनी रखी थी, वहाँ पे अंतिम में जाते हुए कई, चाहे अरब अरेबियन कंट्रीज में देख लो जो इश्यूज होते हैं, या इंडिया में देख लो, इंडिया पाकिस्तान में या चाइना में, तो जो इश्यूज होते हैं वो इन्होंने यही करा कि क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखी कहीं पे। इससे क्या है कि ये कहेंगे कि भाई ये वाला एरिया हमारा है, ये कहेंगे कि नहीं भाई ये वाला एरिया हमारा है। इसके बीच में हर बार वॉर और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर 90% टाइम इसी कारण से हर जगह होती है। वो चाहे हम अपना केन्या सोमालिया के बीच में देख लें, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच में देख लें, या अरेबियन कंट्रीज के बीच में हम देख लें। तो दूसरी पॉइंट ये थी, पहला तो ये था कि इंटरवीन कर रहा था इंडिया, चाइना का कहना था। दूसरी बात ये थी कि जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री डिस्प्यूट थी। अक्साई चीन वगैरह वाला इलाका जो बता रहा है कि लद्दाख, अक्साई चीन का एरिया लद्दाख रीजन में जम्मू कश्मीर में, वो कह रहा था कि इंडिया, वो चाइना क्लेम करता था कि ये दो एरियाज, पहला एरिया जो अक्साई चीन लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर में है वो, और दूसरा नेफा जो अरुणाचल प्रदेश के साइड में काफ़ी बड़ा एरिया था, वो ये एरिया हमारा है। लेकिन इंडिया का ये कहना था कि नहीं, ये एरिया हमारा है और ये ब्रिटिशर्स ने प्रॉपरली डिमार्केशन इस पे कर रखा है। लेकिन उसको चाइनीज मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे थे। ये दो मेन इश्यूज थी जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हुए। और उसी पे जा करके, है ना, यहाँ पे 57 और 59 में चाइनीज ऑक्युपाइड अक्साई चीन एरिया बिल्ड इन द स्ट्रेटेजिक रोड, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड बनाना स्टार्ट किया। इंडिया ने उसका अपोज करा। ऐसे ऐसे करते करते 1962 में जा करके इनके बीच में प्रॉपर एक वॉर हो ही जाती है, जो स्टार्ट होती है उधर उधर आपके सिक्किम वगैरह के इलाके की तरफ से। पूरा एक जो डिस्प्यूट है वो होना स्टार्ट होता है। तो अब ये आगे बता रहा है कि इस टाइम पे यूएसए और यूएसआर क्या कर रहा था। मतलब यूएस, जो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में इश्यूज चल रही थी, तो यूएस और यूएसआर किस चीज में बिजी था। तो यूएस और यूएसआर, आपको पता है कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उसमें अलग ही उनका एक इशू चल रहा था। वो चल रहा था कौन सा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हुआ क्या कि क्यूबा ये अमेरिका से थोड़ा सा नीचे एक मतलब नियरली बीच का एरिया मान लो, वहां पे थोड़ा सा दूर में पड़ता है। तो वो एक एरिया है जहां से अगर अमेरिका पे अटैक करना है तो वो काफी इजी, और ये एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसमें माना जा रहा था कि नियरली अब जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। अभी मिसाइल वगैरह एक दूसरे पे लगाई जाएगी और वर्ल्ड जो है वो अभी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा था। क्योंकि कंटिन्यूसली जो यूएसएसआर था वो क्यूबा को कंटिन्यूसली मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा था, और क्यूबा अमेरिका के अगेंस्ट में थी उस समय पे, काफी ज्यादा इश्यूज थे इनके बीच में। तो ऐसा था कि वहां से अटैक करना अमेरिका के ऊपर, तो ये लोग पूरा फैनेटिक थे, इन लोगों को पूरा माइंड था कि अब जो है वो जाकर के अटैक कर देंगे अमेरिका के ऊपर। इसलिए ये प्रोवाइड कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्स्ट कंडीशन बन चुकी थी। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा टॉप डेलीगेट्स के सूझबूझ के कारण से इस चीज़ को रोक दिया गया। तो ये लोग यहाँ बिजी थे, वो लोग यहाँ बिजी थे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना लॉन्च अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन ऑन 1962। इस चीज़ को देखते हुए चाइना को पता चला कि अब भी भाई कोई भी और हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा,
और हमें अटैक कर देना चाहिए। तो 1962 में अटैक कर दिया इन लोगों ने। सॉरी। तो बताता है कि दो दो एक के बाद एक दो अटैक्स हुए थे 1962 में। पहला अटैक हुआ था, फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक तक चला था। चाइना फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था कुछ एरिया, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ का कुछ एरिया इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। और सेकंड वेव कब चला था? सेकंड वेव कुछ महीने बाद चला था, जहां पे वाइल द इंडियन फोर्सेस कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख एरिया में हुआ था। In the east, Chinese managed to advance nearly to the entry point in the Assam plain. Finally, China declared a unilateral ceasefire. कुछ समय बाद ऑब्वियसली अब जब इन लोगों का सभी का इस पे नजर आया तो सपोर्ट के लिए लोग आ रहे थे, तो उस समय पे चाइना ने सीज फायर अपनी तरफ से घोषित कर दिया और जितने लोग को अंदर ला रखा था उनको फिर वापस लेकर के चले गए वो। तो इस पे चाइना चाहता क्या था? चाइना अपना ये दिखाना चाहता था, पावर दिखाना चाहता था कि प्लीज आप मेरे चीजों में इंटरवीन ना करें और हम काफी पावरफुल हैं और आप हम हमारे बराबर है नहीं, और ये सारी चीजें करके वो दिखाना चाहता था। उसका और ज्यादा कोई इसमें मोटिव था नहीं। और काफी ज्यादा अक्साई चीन का एरिया भी उधर से इस वॉर के बाद वो लेते गए। जैसे ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये थोड़ा सा ये एरिया आप देखोगे तो अक्साई चीन का है। ये एरिया इंडियन मैप में तो दिखता है कि इंडिया के साथ है, लेकिन एक्चुअल में उस पर जो पेट्रोलिंग वगैरह है वो चाइना करती है। जैसे यहाँ पे कुछ एरिया दिखता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके का एरिया जो है ना, तो वैसे इंडियन मैप में लगता है कि इंडिया के पास है, लेकिन एक्चुअली ये एरिया पे पेट्रोलिंग किसी और की चल रही होती है। तो इतना ही एरिया हमारे पास है ना। तो उस समय पे अक्साई चीन का एरिया भी इन लोगों को लेने में काफ़ी ज़्यादा है ना, इन लोगों ने ले लिया था। तो उस समय कई तरीके से जो अपनी कंट्री के मतलब पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एक तरीके से हट रहे थे। जैसे डिफेंस मिनिस्टर मैंने अभी बताया वीके मैनन। वीके मैनन एक पर्सन थे जो अभी नेहरू जी के काफ़ी क्लोज माने जाते थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इन्होंने छोड़ दिया था। नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड, ही वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज नेव असेसमेंट। ये बहुत बड़ी लाइन है। एक्चुअली हुआ क्या उस टाइम पे कि इंडिया जो थी वो अपना जो ये जैसे ऐसे और इस तरीके से जाती है, ऐसे करके जाती है, और यहाँ पे ऐसे करके ये जो पूरा पार्ट आता है ना फिर ऐसे करके जाती है। तो इधर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इधर ज़्यादा ये फोकस नहीं करती थी, और इसके कारण से इनको लगा कि इधर के एरिया पे कुछ भी हम कर सकते हैं, और किया भी। बहुत ज़्यादा इन लोगों को कंट्रोल था नहीं, और बहुत ज़्यादा मिलिट्री इन लोगों की इंडियन की अभी ट्रेन थी नहीं। इन लोग अवेयर नहीं थे, और ये बार बार नेहरू जी पे यही आरोप उस समय लगाया गया कि नेव मतलब एक बचकानी हरकत है ना, मतलब वो अनएक्सपीरियंस्ड एक्टिविटी। तो ये माना गया कि बार बार चाइना इस तरह की चीजें कर रहा था, नेहरू जी बार बार चाइना को ही सपोर्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली इनका जो है ना वो जो कॉन्फिडेंस था, जो एक उनके ऊपर मतलब अपना ट्रस्ट था, ट्रस्ट को तोड़ा गया। और इसके ऊपर कई जगह पे कई लोगों ने इन लोगों इनकी नेहरू जी की निंदा की। 62 पे हुआ। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 64 में जो डेथ हुई थी नेहरू जी की वो इसी इन्हीं सारी चीज़ों पे और इसी सदमे में और इन्हीं सारे दुख के कारण से हुई थी, और तबीयत वगैरह डिटोरिएट होना स्टार्ट हुई थी। तो पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है नेहरू जी के खिलाफ लोकसभा में। ये इतनी बड़ी चीज़ थी, पहली बार मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना। तो अब लोगों का जो पॉलिटिकल मूड वगैरह था अब चेंज होना स्टार्ट हो गया था। इस पे एक मूवी बनी है हकीकत करके। हकीकत है वो थोड़ी तरीके से दिखाना चाहती है ये सारी चीज़ें कि आर्मी वगैरह ने किस तरीके से देखो कई सारी, और मैं इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। इधर की तरफ जब अटैक कर रही थी तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एरियाज थी जो ला कहते हैं ना, चांगला या ऐसे करके, तो या पास होती है वो। तो कई सारी जगहों पे इंडियंस ने बोला कि आप मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि वापस आ जाएं, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे जो प्लेटून्स थे वो लोग वापस आर्मी के ये फॉर्मेशंस होती हैं तो ये वापस आने पे मना कर दिए थे। इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं इन्हें पास करने देंगे इसे। इसके कारण से ये एरिया हमारे पास बचा रहा, नहीं तो ये अटैक यहाँ सिक्किम के एरिया में करते हैं, ये पूरा एरिया लेकर के चले जाते हैं। तो ये काफ़ी एरिया हमारे पास बचा रहा। तो इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं हकीकत, और इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आगे बोलता है कि जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल, है ना। तो अपोजिशन को भी कई तरीके से इन्होंने क्या करा कि मतलब अफेक्ट करा था। जैसे चाइना एंड द सोवियत यूनियन क्रिएटेड इन reconcilable differences within the Communist Party. The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. Actually हुआ क्या कि जब अगर चाइना जीत चुका था तो चाइना ने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया हर जगह पे, और इंडिया को थोड़ा सा ना नीचे हर हर जगह पे थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा और देखना पड़ा कि मतलब लोग अब इन्हें थोड़ा सा कमजोर मानने लगे थे चाइना के कंपैरिजन में। तो चाइना एक के बाद एक कई लोगों से क्या था कि मतलब पावर अपना इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, और कई कई सारे और चीज़ों को क्रिएट करना किया था, अपने आप को स्ट्रेंथन करना क्रिएट किया था।
तो इसमें इंडिया में क्या होता है कि द अदर फैक्शन वाज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस. The party split in 1964 and the leaders of the latter faction formed the Communist Party. In the wake of the China War, many leaders of that became CPI were arrested for being pro-China. तो कई लोग pro China हो चुके थे, तो इस चीज़ के लिए कई लोग को अरेस्ट वगैरह भी किया और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हो करके मतलब काफ़ी दिक्कतें इंटरनली हुई, क्योंकि उधर का एरिया जो था वो अपने आप को पूरा है ना कटा एक तरीके से मानता था, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था हमारा. तो बोला द वॉर विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप, ये सबसे बड़ी बात है, टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सबसे बड़ी बात है. इससे पहले नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कोई भी ज़्यादा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन लिया नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा इन पे फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि होता क्या था कि ये मतलब तब से आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले भी ये कटा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्हें काट रखा था. जैसे इधर से ये है और इधर का जो एरिया है ये ज़्यादातर ऐसे कट रखा था. तो इधर की तरफ में ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ने अपने लोगों को मतलब कन्वर्जन्स किए थे, कई सारे हिंदूज़ को और इन लोगों को ब्रिटिश मतलब वो क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की थी. तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो हमेशा से ही ये एरिया जो है वो हमेशा कटा फील होता था. तो इंडिया को ये फील हुआ कि ये जो अंडर डेवलप्ड है इसे डेवलप करने की ज़रूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है और अपने मिलिट्री ट्रूप्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि आगे के समय में ऐसी और दिक्कतें ना आए. अब अगला बताता है कि वॉर एंड पीस विद द पाकिस्तान. अब ये तो 62 की बात हो गई, ये चला हमारा चाइना के साथ. अगला चलता है वॉर और पीस किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान के साथ मेनली माने जाते हैं 65 में और 71 में. देखो 62 में जब इन्होंने हरा दिया ना चाइना ने, तो पाकिस्तान को लगा कि भाई अब तो हम खुद भी जो है इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, है ना. और जब हम अटैक करेंगे तो इन्होंने सोचा कि कश्मीर वगैरह के लोग जो हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे और हम जीत जाएंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 65 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ 2 साल के लिए बने, है ना. 64 से 66 तक थे और ये ताशकंद में जब गए थे तो इनका बहुत ही इस पे कई मूवीज आई हुई हैं. हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, है ना, जो लिबासना कहते हैं, LBS NAA, है ना. तो जब IAS वगैरह कोई बनता है तो उसके बाद से यहीं पे उनका ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो इनके नाम पे है सारी चीज़ें. तो 64 से 66 पे ये शॉर्ट हाइट पर्सन थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेड थे, कोई भी ऐसा रॉयल चीज़ें नहीं अपनाते थे. तो 65 में ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी अध्यक्षता में इंडिया जीत गया था. और 71 में थी इंदिरा गांधी जी, तो इनकी अध्यक्षता में भी इंडिया जीता था. 65 में अटैक होता है इंडिया के ऊपर पाकिस्तानी जो है वो अटैक करते हैं, ये सोचते हुए कि भाई ऐसा है कि हमारे ऊपर तो यूएस का भी सपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के सपोर्ट में यूएस नहीं था. तो यूएस का सपोर्ट मिल चुका है और चाइना भी अब इंडिया के उसमें सपोर्ट में है नहीं, है ना. तो इससे एक तरीके से उनका दुश्मन ही है. तो अभी हमें सबसे अच्छा टाइम मिला है, हमें उस पर अटैक करना चाहिए. तो होता क्या है कि यहाँ पे हमेशा कन्फ्लिक्ट, जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के ही हमेशा विवाद रहा. अगेन वही वाली बात कि ब्रिटिशर्स जब गए तो बहुत सारे ऐसे डिमार्केशन करके गए जिसपे क्लियर उन्होंने नहीं किया. और ये आपको कश्मीर इश्यूज पे मैं डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इशू हमेशा ये बना रहा है जिसके बीच इंडिया पाकिस्तान हमेशा झगड़ा होती है. कई बार जैसे 1960s में कई बार कोशिश ये की गई कि दोनों देशों में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको क्लियर किया जाए, जिसमें सबसे बड़ा आप देखते हो तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो था इशू, डिस्प्यूट था, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशंस के द्वारा 1960s में नेहरू जी और जनरल अयूब खान जो वहाँ के लीडर थे उनके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी. मेनली था क्या कि यहाँ पे ऐसे मान लो जम्मू कश्मीर का इलाका है और यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट है, यहाँ से कोई वो जो इंडस रिवर है वो यहाँ से जा रही है और ज़्यादातर उसका एरिया पाकिस्तान में जा रहा है और ज़्यादातर पाकिस्तान की जो पानी की डिमांड है वो इससे कंप्लीट होती थी. लेकिन कल को अगर कभी इंडियंस ने यहाँ पे इसका रूट चेंज कर दिया, मान लो ये पानी आ रहा है इधर से इधर कर दिया, क्योंकि कंट्रोल हमारे ऊपर है, जिधर से पानी ऊपर से आता है वहां से हम उससे किसी भी तरफ ले जा सकते हैं. तो अगर ऐसा कर दिया तो ये पानी की सप्लाई पूरी रुक जाएगी और इनको बहुत बड़ी दिक्कत होगी. तो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको एक ट्रीटी साइन की गई 1960s में और ये हुआ कि ऐसा कभी इंडिया करेगा नहीं. तो ये रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए थी. लेकिन 65 में हुआ क्या कि फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, इतनी चीज़ों के बाद भी. तो लाल बहादुर शास्त्री जी के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, इंडिया वो पाकिस्तान ने अटैक करा कहाँ, रन ऑफ कच्छ एरिया, गुजरात का जो एरिया था वहाँ पे इन्होंने आर्मी अटैक किए, है ना, पाकिस्तान ने अटैक किए. दिस वाज फॉलोड बाय बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी एक अटैक वहाँ पे छेड़ दिया इन्होंने. तो पाकिस्तानी रूलर वाज होपिंग, वो होप कर रहा था कि लोकल का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. शास्त्री जी ने इंडियन ट्रूप को ऑर्डर दिया और उन लोगों ने क्या करा कि बहुत ही ऑफेंसिव अपना रूल अपनाया
और इवन इंडिया इस तरीके से जीती कि वो लाहौर तक पहुंच गई थी, है ना। तो इसके उसमें कई सारे इंटरवेंशन हुए, यूएन इंटरवेंशन और कई सारे लोगों के इंटरवेंशन हुए। बाद में 65 के बाद रिलेशन इंप्रूव करने के लिए 66 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ये बहुत ही फेमस है, ताशकंद एग्रीमेंट को जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरी जगह पे एक पीस एग्रीमेंट साइन करने जाता है, और वहाँ पे मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो जाती है, जिसका रीज़न खासकर कुछ पता चल नहीं पाता है, और वापस आते हैं तो कोई पोस्टमार्टम और कोई चीज़ें नहीं होती है, और उनकी उनको है ना वो दाह संस्कार उनका हो जाता है। तो कई सारी इश्यूज उस पे रहती हैं। तो ये 66 में होता है, और ये पूरी सिचुएशन बनी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ये पहला वॉर था 65 का। अब दूसरा वॉर हुआ 71 में। 71 में एग्जैक्टली हुआ क्या कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ। इस वॉर में बता रहा है पाकिस्तान फेस इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। इंटरनल क्राइसिस ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका है ना, ये पूरा चल करके ऐसे करके है ना, ये इंडिया है, यहाँ पे आपका एक पाकिस्तान था, और यहाँ पे जो आ रहा है ये बांग्लादेश जो एरिया है ये पाकिस्तान है। इसे कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, दो पार्ट में था। 1971 में क्या हुआ, चुनाव यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमारे वर्डिक्ट इलेक्शन वाज स्प्लिट एंड जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टी में विनर इन द वेस्ट पाकिस्तान। इसमें कौन जीता, जुल्फिकर अली भुट्टो। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये रिलेशंस लिखनी है, बांग्लादेश वॉर 1971 पे लिखना है, ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो ये जीती, ये जीते यहाँ पे तो वेस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीतता है, शेख मुजिबुद्दीन मुजिबुर रहमान, है ना, तो ये यहाँ पे जीतते हैं। होता क्या है कि अब ये यहाँ जीत रहे हैं, तो यहाँ पे ना इनके साथ एक सौतेला मतलब सेकंड सिटीजन जैसा, सेकंड क्लास सिटीजन जैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता था, सारी चीज़ यहीं इंप्लीमेंट होती, यहाँ कुछ हो ही नहीं पाता था। तो एक तरीके से इन पे अपना अपने वो लीडर बनने वाले थे, ऐसा लीडर बनने वाले थे जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। तो इन लोगों को बहुत ही बुरा लगा, इन लोगों को खराब लगा। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इनको इस चीज़ को ना दबाने की कोशिश की गई, और कई सारे अट्रॉसिटीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की गई। जनरल टिक्का को यहाँ भेजा गया, जो कई लोगों पे मैसाकर वगैरह करना स्टार्ट कर गया। तो इसके उसमें हुआ क्या, ध्यान से सुनना, इसके उसमें हुआ क्या कि करीबन 80 लाख 80 लाख जो माइग्रेंट्स थे बांग्लादेश से, उस समय उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो वो इंडिया के बाकी ये जो चारों तरफ इंडिया एक कवर्ड है, इसे तीन तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर तो पानी है, तो तीनों तरफ से भागेंगे तो इंडिया में ही भागेंगे, तो इंडिया में आ रहे थे। इसको देखते हुए भाई इंडिया अभी खुद भी गरीबी से कर रहा था, इतने सारे लोगों को संभालता कैसे। तो इसको करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं, इंदिरा गांधी जी ने ये चीज़ कहा कि भाई अब क्या है कि इनके खिलाफ हमें वॉर करना है, और इन इस चीज़ को है ना रोकना पड़ेगा हमें। तो 80 लाख रिफ्यूजी आए थे। शुरुआत में हमारे फील्ड मार्शल मानिक शाह जी थे, उनको इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अभी सही टाइम टाइम नहीं है, इस समय अटैक करेंगे तो हम हार सकते हैं। काफ़ी बुरा लगा इंदिरा गांधी जी को, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, तो फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया, और काफ़ी ज़्यादा लॉस इनको देखना पड़ा। और काफ़ी इनकी 90,000, ये बहुत बड़ा फिगर, और इसका फोटो भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके इसमें बुक में दिया हो, है ना, क्योंकि ये बहुत ही फेमस फोटो है, हालांकि इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन एक बहुत ही फेमस फोटो है जिसमें इनके करीबन 90,000 जो हाँ ये है, ये साइन करा रहे हैं, देखो 90,000 लोग ने अपने आप को सरेंडर किया था, और यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं कि मतलब हम हार चुके हैं, और ये जो नियम वगैरह है वो माने गए हैं ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब बता रहा है कि लेटर साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, जैसे 65 में भाई इश्यूज हुए थे, तो थोड़ा सही करने के लिए 66 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, है ना। ऐसे ही यहाँ 72 में हुआ, तो फिर उसके बाद से एक पीस साइन हुआ कब, शिमला एग्रीमेंट एक हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो में 3 जुलाई 1972 को, और फिर वापस ये पीस में वापस आ जाते हैं। तो इसमें हुआ क्या, जब इंडिया 1971 में जीतता है, तो उससे पहले इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंट थे। 64 में जवाहरलाल नेहरू जी चले गए थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को चुना गया था। इस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा डीप में अभी अपने चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो अभी एक और चैप्टर हमारा बचा हुआ उसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें होता क्या है कि इनके खिलाफ कई सारी साजिशें होने की कोशिश होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट इनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन 71 में जब ये जीत जाती, एज अ प्राइम मिनिस्टर रहती हैं और इंडिया जीत जाती है, तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर जगह पे, है ना। इनका मतलब एक प्रभुत्व माना जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, ये चीज़ हर जगह माना जाता है। लेकिन इससे लॉस क्या होता है, इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, मतलब पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी इंडिया के अंदर थी।
लेकिन उस समय पे ये वॉर वगैरह में इतना ज़्यादा पैसे का लॉस और सारी चीज़ें होने के कारण से वो चीज़ थोड़ी 5 ईयर प्लान जो थी वो डिले हुई। वो ऐसे 1-1 ईयर करके चलने लगी और कई सारे जो उसमें प्लान्स थे वो डिले हुए। उसके बाद 61 से 66 वाज़ अफेक्टेड, इसी समय हुआ था। तो ये काफ़ी अफेक्ट हुआ क्योंकि 62 और 65 2 वॉर्स हुए थे। तो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हुआ और इंडियाज़ डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ इनॉर्मसली। क्यों? क्योंकि जो पैसे मान लो अगर ₹10 किसी के पास आ रहे थे तो अलग-अलग जगहों पे लगा रहा है, ₹2 वो डेवलपमेंट पे लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ₹2 एजुकेशन पे लगाएगा, ऐसे-ऐसे करके और ₹2 वो डिफेंस पे लगाने वाले थे। लेकिन जब इतना अचानक 2 वॉर्स हो गई तो इनको इस पे करीबन ₹5 लगाने पड़े मान लो। तो इधर की तरफ में उन्हें पैसे काफ़ी कम करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और बहुत सारे दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। ये फाइनल ऐसा है कि जैसे हुआ क्या इस पूरे में कि जो 5 मेन जो मतलब परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उन पाँचों ने जो यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये 5 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस है एक, यूएसएसआर है, यूके है, फ्रांस है एंड चाइना है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के और इन सभी के पास स्टार्टिंग में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे इनके पास, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने ये सोचा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक साइन करानी है 1968 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है सारे ही सारे। तो 1968 में एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्मॉल में इन्हें शॉर्टकट में ही हमेशा नाम लिया जाता है, एनपीटी कहते हैं। तो एक एनपीटी साइन होती है इनके बीच में। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है तो हमारे खिलाफ तो कोई अब जाएगा नहीं, लेकिन अब हमारे हमारे अलावा किसी और के पास ये चीज़ आनी नहीं चाहिए। तो इन्होंने ये साइन कराया कि आप ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने पे न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं लाना चाहोगे। लेकिन उससे पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी। नेहरू जी कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। 1940s में होमी जहांगीर भाभा जी के साथ, है ना, उनके गाइडेंस में कई सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में चले थे। और उसके आगे भी इंडिया व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट 1964, तो इंडिया में भी ये प्रैक्टिस चल रही थी। तो इंडिया में आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में हमने सक्सेसफुल इसका प्रैक्टिस करा था, जिसके खिलाफ यूएस और इन सब में बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट थे और बहुत ज़्यादा सैंक्शन इन लोगों ने लगाए थे। तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम ये 1968 का साइन नहीं करेंगे। भाई आप चाहते हो कि आपके पास रहे, और हम तो कोई अटैक नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई बस ऐसा रहे कि हमारे पास पीस रहे, हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, इसलिए हम सिर्फ ये करना चाहते हैं। तो हुआ क्या, द पीरियड वाज द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरब इजराइल वॉर चल रही थी 1972 में। देखो 1971 में हमारे यहाँ वॉर हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 1971 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्या हुआ, वॉर हुआ। 65 में हो, 62, 65, 71 में, तो बहुत तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुकी थी। लेकिन अचानक 2 साल बाद 73 में अरब इजराइल वॉर होता है। ये बहुत ही फेमस है। इससे होता क्या है कि जो ज़्यादातर ऑयल वगैरह आती है वो अरब से आती है, तो इसमें एक मैसिव हाइक देखने को मिलता है। कितना मिलता है, नियरली इन्होंने परसेंटेज वे में भी लिखा होगा, 30% के अराउंड, है ना, इनको हाइक देखने को मिलता है। ऐसा कुछ इन्होंने लिखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने लिखा नहीं है शायद। तो इन्होंने बताया कि करीबन 30% शुरू में थोड़ा परसेंट हाइक हुआ और उसके बाद से बाद में और ज़्यादा परसेंटेज हाइक हुआ प्राइस में। इसके कारण से इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में इतने प्राइस के हाइक के कारण से कई सारे दिक्कतों में इंडिया, मतलब कई सारे पैसों इकोनॉमी लॉस में और इन सब में इंडिया को देखना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस और बढ़ गए थे। इसी में हमें देखने को मिला कि नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक, जेपी नारायण और इन लोगों के लीडर्स के थ्रू इंडिया में चलो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट इंडिया में था लोगों के अंदर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें अल्टीमेटली बात हुई क्या कि यहाँ पे इंडिया ने ऐसा ये एनपीटी तो साइन नहीं किया, लेकिन इन्होंने साइन किया इंडिया ने कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इन्होंने साइन किया कि भैया हम क्या है, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। तो इन्होंने साइन कर दिया था कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रहेगी हमारी। यानी हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा उसके बाद तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे। तो इंडिया बताता है कि मई 19, इसके ऊपर मूवी भी बनी है पोखरन। तो मई 1998 में क्या हुआ था, सबसे पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल पूरी तरीके से किया गया था। और इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कंटेंट काफ़ी कंट्रीज़ ने दिखाया था अपना, और यूएस ने कई सारे सैंक्शंस भी लगाए थे। तो ये ओवरऑल चीज़ थी जो हमारे इस चैप्टर के बारे में थी। इंडिया का बाकी रिलेशंस कैसे रहे, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह कैसी रहीं, इसके ऊपर ये पूरी चीज़ें थी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए, और इससे कई सारे रिलेटेड लिंक अभी हम अगले चैप्टर्स में इन पे पढ़ने वाले हैं।